कहानियों की श्रृंखला में एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष महेंद्र भीष्म की कहानी दुर्घटना लेकर उपस्थित हुई हूँ। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनिए दुर्घटना वैदेही के स्वर में। लघु शंका से निवृत्त हो सूरज ने सामने की जिप चढ़ाते हुए अपने ही नाम राशि को क्षितिज की ओर सामने पहाड़ी की ओट में छिपते हुए देखा। कुछ पल बाद ही दिवस का अवसान होने लगा। चारों ओर सन्नाटे ने धीरे धीरे अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। आकाश में पक्षी अपने अपने नीड़ तक पहुंचने के लिए कतारबद्ध उड़े जा रहे थे। सड़क के दोनों ओर छिटपुट घनी झाड़ियां फैली हुई थी। सूरज ने अपनी नई बुलेट मोटरसाइकिल एक ही किक में स्टार्ट की और अपने गांव शीघ्र पहुंचने की गरज से उसने मोटरसाइकिल की गति बढ़ा दी। कृष्ण पक्ष का उत्तरार्ध होने के कारण कुछ ही देर बाद स्याह काली रात के शाम के धुंधलके को लील गया। सूरज ने मोटरसाइकिल की हेडलाइट जला दी। हेडलाइट की तेज रोशनी का घेरा अंधियारी रात की कालिमा को काटते हुए नंगी सड़क को दूधिया प्रकाश से नहला रहा था। चारों ओर व्याप्त हो चुके सन्नाटे को चीरती हुई मोटरसाइकिल की घुट-घुट की आवाज दूर दूर तक फैल रही थी। कस्बे से गांव तक जाने वाली इस सड़क का पक्का निर्माण अभी हाल ही में हुआ है। इससे पूर्व डामर रोड के स्थान पर कच्ची सड़क थी जो वर्षा ऋतु में सदैव कीचड़ से भरी रहती थी। देर शाम से ही इस सड़क पर लोगों की आवाजाही नाम मात्र की रह जाती थी। मुश्किल से अभी 15 मिनट ही बीते होंगे कि सूरज को अपनी मोटरसाइकिल के ब्रेक लगाने पड़ गए। एकाएक उसे सड़क पर एक सफ़ेद हैंडबैग पड़ा दिखाई दिया। उसने मोटरसाइकिल विपरीत दिशा में घुमाई और हैंडबैग के पास लाकर खड़ी कर दी। सूरज ने सड़क पर पड़े हैंडबैग को उठाकर अपनी दृष्टि आसपास दौड़ाई ही थी कि वह बुरी तरह चौंक पड़ा। सड़क के बाईं ओर खाई में एक जीप उल्टी पड़ी हुई थी। वह हैंडबैग को वहीं सड़क पर फेंक खाई में उतर गया। चौड़ी व कुछ गहरी खाई में मोटरसाइकिल की मध्यम रोशनी का आभास मात्र हो रहा था। जीप में 3-4 लहूलुहान सवारियां मृत प्राय शांत पड़ी दिखाई दी। सूरज ने उन सभी की नाड़ियां टटोली, किंतु उनमें से कोई भी जीवित न बचा था। सूरज के लिए वे सब के सब अपरिचित थे। शायद वे सब उसके गांव अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे होंगे। सूरज ने मन ही मन अनुमान लगाया। सूरज के हृदय में भय मिश्रित घबराहट ने जन्म ले लिया। वह इस दुर्घटना के बारे में सोच ही रहा था कि उसे पास की घनी झाड़ी के नीचे किसी लड़की की नग्न टांगें दिखाई दी। सूरज झाड़ी के निकट पहुंचा तो उसके शरीर में भय और घबराहट के बावजूद सिहरन सी दौड़ गई। यह स्कर्ट टॉप पहने किसी अबोध लड़की का शरीर था, जिसका स्कर्ट झाड़ी में उलझ जाने के कारण उलट गया था। झाड़ियों में छिपे बैठे झींगुरों का समवेत स्वर सन्नाटे को चीरते हुए वातावरण में अजीब सी भयानकता पैदा कर रहे थे। सूरज अपलक उस अर्धनग्न लड़की को देखता रहा, जिसका चेहरा अंधेरे में झाड़ियों की आड़ में अस्पष्ट सा था। यह लड़की जीप से छिटक कर गिरी होगी। सूरज ने अपना दिमाग दौड़ाया। किन कर्तव्य विमूढ़ सी उसकी आंखें बार बार लड़की के उल्टे स्कर्ट के आसपास फिसल रही थी। उसका शरीर धीरे धीरे रोमांच और उत्तेजना से भरता जा रहा था। उसने न चाहते हुए भी डरते डरते लड़की की पिंडली पर अपना हाथ रख दिया। उसके शरीर में सनसनाहट दौड़ गई।
दोनों कनपटियां गर्म हो उठी। उसने अपने चारों ओर फैले अंधेरे में दृष्टि दौड़ाई। फिर आश्वस्त हो धीरे से उसने अपने हाथ को और ऊपर सरकाया। उसका सारा शरीर मारे घबराहट के कांपने लगा। उसने कांपते हाथों से उस लड़की के दोनों पैर पटके पकड़े और उसे अपनी ओर खींच लिया। घनी झाड़ी के नीचे मोटरसाइकिल की मध्यम रोशनी भी नहीं पहुंच पा रही थी। अस्पष्ट सी उस मध्यम रोशनी में सूरज को इतना आभास हो चुका था कि यह कोई 14-15 वर्षीय किसी लड़की का शरीर है। वासना के वशीभूत हो सूरज ने ना तो उस लड़की के चेहरे को गौर से देखा और न ही उसकी नब्ज टटोली। उसने यह भी जानने की कोशिश नहीं की वह जीवित भी है या मृत। वह कामांध और बुरी तरह उत्तेजित हो चुका था। अपने 20 वर्षीय जीवन में उसने किसी लड़की को पहली बार इस अवस्था में देखा था। उसकी नसें तन गईं, शरीर उत्तेजना से भर उठा। वासना ने विवेक को हर लिया। कामन सूरज अंधेरे में उस लड़की के साथ अपना मुंह काला कर बैठा। उसे उस लड़की की हल्की सी कराह भी सुनाई दी, परंतु उसने इसकी कोई परवाह नहीं की। रात की कालिमा में पाप पूर्ण कृत्य करने के बाद सूरज मोटरसाइकिल के पास आ गया। उसने अपने माथे पर चुचुहा आई पसीने की बूंदों को पूछा। एक उपेक्षित सी दृष्टि दुर्घटनाग्रस्त जीप की ओर डाली, फिर अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की और गांव की ओर चल दिया। सूरज यौवन के इस नवीन अनुभव से जहां रोमांचित और पुलकित हो उठा था, वहीं उसके मन के किसी कोने में दुर्घटनाग्रस्त लड़की के साथ मुंह काला करने से घोर आत्मग्लानि पनप रही थी। अपने द्वारा किए गए कुकृत्य से वह गांव में आकर सारी रात ठीक से सो नहीं सका। रह रहकर वह चौंक पड़ता। उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। वह अचानक राक्षस प्रवृत्ति का कैसे हो गया? उसे स्वयं द्वारा किए गए कुकृत्य पर घोर आश्चर्य हो रहा था। ग्लानि और पश्चाताप की अग्नि से वह जल उठा। इसी उधेड़ बुन की मना स्थिति में भोर होते होते कुछ देर के लिए उसकी आंखें झपक गईं। सुबह होते ही गांव में बीती रात हुई जीप दुर्घटना की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। सूरज को उसकी माँ जीप दुर्घटना की खबर देती हुई जगा रही थी। नींद से जागते ही सूरज के मन मस्तिष्क में रात को घटी घटना फिल्म की भांति घूम रही थी। काश बीती घटना किसी बुरे स्वप्न की भांति होती, किंतु नहीं, घटना सत्य थी। यह सत्य उसके लिए पत्थर की तरह खुरदुरा सत्य था, जो रह रहकर उसके हृदय में चोट कर रहा था। सूरज को उसकी अंतरात्मा धिक्कार रही थी। सोच की उधेड़ बुन से अभी वह उबरा भी नहीं था कि तभी कोई खबर दे गया कि जीप दुर्घटना में घायल पारुल को बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल ले जाया गया है, जो अपने मामा लोगों के साथ ननिहाल से गांव आ रही थी। पारुल? सूरज के मस्तिष्क में एक साथ सैकड़ों घड़ियाल बज उठे। उसने अपने कानों को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। नहीं! वह जोर से चीख पड़ा। यह नहीं हो सकता। हे भगवान, मुझसे यह कैसा पाप हो गया? मैंने अपने अभिन्न मित्र दिनेश की इकलौती बहन पारुल, जो कि मेरी भी एक मुंह बोली बहन थी, मुझे अपने सगे भाई दिनेश से भी कहीं अधिक सगा भाई मानती थी, उसके साथ। हे भगवान, मैंने राखी की कैसी लाज रखी? मैं कितना नीच, पापी, अधम हूँ, जो अपनी ही मुंह बोली बहन के साथ। सूरज का हृदय मथने लगा। उसे चक्कर से आने लगे। वह अर्ध विक्षिप्त सा हो उठा। जिला अस्पताल में 3 दिन भर्ती रहने के बावजूद पारुल को होश में नहीं लाया जा सका। उसकी दशा बिगड़ती जा रही थी।
चौथे दिन वह कोमा में चली गई और 5वें दिन उसने संसार छोड़ दिया। आहत हृदय सूरज इन 5 दिनों में पागल सा हो चुका था। सभी बातों से अनभिज्ञ गांव के लोग सूरज की दशा को देखकर समझा रहे थे कि सूरज का अपनी मुंह बोली बहन के प्रति कितना अधिक आत्मीय है, जबकि अपने द्वारा किए गए कुकृत्य के कारण पल भर में पल पल घुट रहे सूरज की वास्तविक स्थिति का किसी को रंच मात्र भी आभास नहीं था। जैसे ही सूरज ने पारुल की मृत्यु का समाचार सुना, वह अंदर ही अंदर पूरी तरह से टूट गया। वह अधीर हो उठा। उसकी स्थिति पागलों जैसी हो गई थी। पारुल की मृत्यु के कुछ ही घंटे बाद सूरज का मृत शरीर उसके कमरे में ही सीलिंग फैन से लटका हुआ पाया गया। आत्मग्लानि और पश्चाताप की अग्नि में झुलसते हुए सूरज के लिए जीवन असहनीय हो चुका था। उसने स्वयं को दंड देकर पिछले 5 दिनों से चली आ रही मानसिक यंत्रणा से मुक्ति पा ली थी। सूरज की भांति सारे गांव वालों के लिए चर्चा का विषय बन चुकी थी। सभी की जुबान पर एक ही बात थी, भाई बेचारा सूरज अपनी मुंह बोली बहन की अकस्मात मौत का आघात सह नहीं सका। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।